हेलो एवरीवन। रीजनिंग का सेट 1 कल हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम करने वाले हैं सेट 2 को, जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि किसी कूट भाषा में 481 का अर्थ है स्काई इज़ ब्लू तथा 246 का अर्थ है सी इज़ डीप और तीसरा दिया है 698 का अर्थ है सी लुक्स ब्लू। तो ब्लू का कोड आपको बताना है। कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे किया जाता है। पहले हमें दिया है स्काई इज़ ब्लू और उसके लिए एक कोड दिया हुआ है 481 और दूसरा दिया हुआ है हमें सी इज़ डीप। ठीक है, और यहाँ से इसका कोड कितना है 246 और तीसरा दिया हुआ है हमें सी लुक्स ब्लू और उसका कोड हमें दिया हुआ है 698। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होता है। सबसे पहले और दूसरे वाली रो में देखिए क्या चीज़ कॉमन दिख रही है। तो क्या इसमें मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है? तो यहाँ पर इज़ कॉमन है और इधर अगर इज़ कॉमन है तो इधर साइड में भी कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर होगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि 4 कॉमन है। इससे ये बोल सकते हैं हम कि इज़ की जो कोडिंग है वो किससे हो रही है? 4 से हो रही है। फिर देखिए पहले और तीसरे वाले में कुछ कॉमन है क्या? तो पहले और तीसरे वाले में मुझे यहाँ दिख रहा है ब्लू कॉमन है। तो यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में भी पहले और तीसरे में कुछ चीज़ कॉमन होगी जो कि हमें 8 कॉमन दिख रहा है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ से कि ब्लू की जो कोडिंग होगी वो कितनी हो जाएगी? 8, जो कि हमारा आंसर है क्योंकि हमसे ब्लू के बारे में ही पूछा है। तो सी जो होगा इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस हमें और कोडिंग निकालनी होती तो हम एक चीज़ और निकाल सकते थे, बस दूसरे और तीसरे में क्या चीज़ कॉमन है। तो यहाँ पर सी कॉमन है और सी कॉमन से यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो इधर साइड में मुझे 6 कॉमन दिख रहा है। तो एक और हम यहाँ से कोड बता सकते हैं कि सी का कोड जो होगा वो कितना हो जाएगा? 6। बाकी के जो कोड हैं क्या उन्हें हम पता कर सकते हैं? देखो सेकंड वाली रो को देखो, अगर सी का हम निकाल चुके, इसका भी, तो यहाँ से बचा डीप। तो डीप का कोड क्या होगा? डीप का कोड यहाँ से 2 बच रहा है तो ये 2 हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड वाले में हमें पता है यहाँ लुक्स का कोड हमें दिख रहा है कितना? 9। तो यहाँ से हम लुक्स के बारे में भी बोल सकते हैं कि लुक्स के लिए 9 को यूज़ किया गया है। इस तरह से जितने भी कोडिंग हम निकाल सकते हैं वो सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। तो जब कभी आपको इस क्वेश्चन को देखने मिले तो आप क्या करो, पहले फर्स्ट और सेकंड में कॉमन देख लो, फिर फर्स्ट और थर्ड में कॉमन देख लो और फिर सेकंड और थर्ड में कॉमन देख लो और कॉमन कोडिंग के बेस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले आप ट्राई करिए इसमें क्या लॉजिक हो सकता है और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें लॉजिक क्या होगा। देखो यहाँ पर अगर ऊपर वाले दोनों नंबर्स को आप देखो, 5 को और 4 को, तो 5 और 4 को अगर प्लस करते हो तो आपको 9 मिलेगा जो कि यहाँ लिखा हुआ है। और अगर मैं 5 की और 4 की इंटू करूँ तो यहाँ से 20 मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 5 को और 4 को प्लस करने के बाद में 9 आ रहा है, वो भी हमें दिया हुआ है, और 5 को और 4 को इंटू करने के बाद में आ रहा है 20, वो भी हमें दिया है। ऐसे ही सेकंड वाले में लगेगा 3 और 8 को अगर मैं प्लस करूँ तो 11 आएगा और 3 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो 24 आएगा, जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं 11 और 24। तो यहाँ पर भी ये लॉजिक लगा दो कि 9 को 4 में प्लस करेंगे तो 13 आएगा, जो कि यहाँ दिख रहा है, और अगर 9 को 4 में इंटू करेंगे तो 36 आएगा, जो कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, जो कि 36 है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। इसमें कहा गया है कि फिल्म का संबंध जैसे कैमरे से है उसी तरह से आँख का संबंध किससे है? तो आँख का संबंध रेटिना से है। मतलब फिल्म जो है कैमरे का, फिल्म का मतलब ये है कि कैमरे से जो इमेज बनती है वो कहाँ पर बन रही है? तो हम कहेंगे कि कैमरे की जो इमेज बनती है वो फिल्म पर बन रही है। इसी तरह से आँख में जो इमेज बनती है वो कहाँ पर बनती है? तो वो रेटिना पर बनती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है कि 1 2 3 4 और 5 5 वर्ड्स दिए हुए हैं और उनको आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो किस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाता है? इनको आप एक सीक्वेंस में लगा दो। जैसे कि ये सारे के सारे क्या दिए हुए हैं? हमें बुक के पार्ट दिए हुए हैं। मतलब बुक के अंदर भूमिका भी होता है, अध्याय भी होता है, शीर्षक भी होता है, अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका ये होती है जहाँ पर आपको एक तरीके से विषय सूची जो होता है, जहाँ पर इंडेक्स दिया हुआ होता है और हम चैप्टर में पता कर लेते हैं कि कौन सा चैप्टर कौन से पेज नंबर पर है, वो हो गया। और फिर सूची। ठीक है, ये सारे के सारे आपको अरेंज करने हैं। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा वो बी ऑप्शन में दिया हुआ है 5 1 4 2 3, जो कि सही आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। आपको सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो यहाँ जो पैटर्न लगा है वो लगा है 8 की इंटू आपने 10 से की तो 80 आ गया। फिर आप 80 की इंटू 11 से कर दोगे तो यहाँ से 880 आ जाएगा। मतलब पहले 10 से इंटू था,
अब 11 से इंटू हुआ है तो इसके बाद हम किसकी इंटू करेंगे, 880 की इंटू 12 से करेंगे और फिर जो हमारी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपकी 1200 और 12 8 जा, ये जो बी ऑप्शन में हमें दिया हुआ है यहाँ से हम इसको अनुमान लगाकर आंसर लगा सकते हैं। और फिर इस वाली वैल्यू की इंटू किससे होने वाली है, 12 के बाद में 13, यानी कि इनका इंटू करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 137280, जो कि हमें पता करना था कि कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन मार्क की जगह पर, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी यानी कि 10560, जो कि सही आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ है कि 6 मित्र हैं जो कि एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो पहले आप 6 के 6 को बैठा लो, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 बैठ गए और सेंटर की तरफ इनका मुंह है। फिर आगे देखो क्या कहा है कि n जो है वो m के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो n को और m को कहाँ पर बैठाया जाए ये अभी हमें कंफर्म नहीं है ना, तो पहली लाइन छोड़ दो, फिर उसके आगे पढ़ो। क्या लिखा है कि m जो है वो j के ठीक बाएं बैठा है। अब यहाँ से एक डेफिनेट सीट हम बना सकते हैं, तो मैंने सबसे पहले किसको बैठा दिया, कहा है ना j के ठीक बाएं, तो मैंने पहले j को बना दिया कहीं पर भी। हम ये जितनी पोजीशन दे रखी है 6 के 6, j को हम कहीं भी बैठा सकते हैं, सबसे पहला व्यक्ति हमारी मर्जी से बैठेगा। ठीक है, मैंने j को नीचे बैठा दिया। कहा गया है कि m जो है वो j के ठीक बाएं बैठा है, तो j का जो लेफ्ट साइड होगा वो ये वाला प्लेस होगा, इसलिए यहाँ पर m बैठ गया। फिर उसके आगे पढ़ो, देखो आगे कहा गया है कि j जो है वो l के सम्मुख बैठा है। j जो बैठा है वो l के सम्मुख बैठा है, तो l को उसके सामने बैठना पड़ेगा। ठीक है, जो कि k के ठीक दाएं बैठा है। अब ये जो है ना, ये जो का मतलब होता है जो सेकंड पर्सन है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन तो j था और दूसरा है l, तो l जो बैठा है वो कहाँ बैठा है, k के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो k के अगर दाईं ओर बैठना है तो k को मुझे यहाँ बैठाना पड़ेगा, तभी k का जो राइट हैंड होगा उधर साइड में l आएगा। फिर इस लाइन को पढ़ लो, यहाँ पर कहा गया है कि n जो है वो m के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो अगर ये m के ठीक बगल में इस वाले प्लेस पर n नहीं बैठा है तो n कहाँ बैठा होगा, इस जगह पर। और यहाँ से एक ही व्यक्ति बचा o, यानी कि o बैठ जाएगा यहाँ, और ये हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। पूछा है l के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो l ये हो गया और l के बाएं दूसरा स्थान इधर साइड में आएंगे तो n ही हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा गया है कि विषम का चयन करो। एक है पियानो, पिकालो, शहनाई और बांसुरी। तो इन चारों में आपको पता है कि पिकालो, शहनाई और बांसुरी ये तीनों की तीनों जो हैं मुंह से बजाई जाती हैं, जबकि पियानो जो है वो हाथ से बजाया जाता है। इसलिए पियानो में जो हवा भरी जाती है ना वो माउथ से नहीं भरी जाती है, इसलिए जो इसमें डिफरेंट हो जाएगा वो पियानो हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कहा है रीवा के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि सिरों की संख्या 100 है तथा पैरों की संख्या 348 है तो रीवा के पास कुल कितनी बकरियां हैं। तो देखो यहाँ से ना इसकी एक ट्रिक आपको याद रखनी है, और वो ट्रिक क्या है, जब कभी आपको 4 पैर वाले जीवों की संख्या निकालनी हो, 4 पैर वाले, ठीक है, तो 4 पैर वालों की संख्या निकालने के लिए आप क्या काम करो, जितने भी पैर दिए हुए हैं उनका आधा करके उसमें से सिरों की संख्या को माइनस कर दो। मतलब टोटल पैर कितने दे रखे हैं आपको, 348, तो उसका आधा कर दो और उसमें से सिरों की संख्या यानी कि 100 माइनस कर दो। तो 2 से ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा और 2 4 जा और माइनस 100, तो यहाँ से कितना आ गया 74। ये जो 74 है ना ये 4 पैर वाले हैं, यानी कि 4 पैर वाले क्या बकरियाँ ही तो पूछी हैं हमसे, तो 74 बकरियाँ हो जाएंगी। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि भाई मुर्गियाँ कितनी होंगी, तो मुर्गियाँ निकालने के लिए और आसान है। देखो जैसे आपने पहले 4 पैर वाले निकाल लो कि 4 पैर वाले मेरे पास कितना है 74, और 74 को आप 100 से माइनस कर दो, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो किसकी आ जाएगी, 2 पैर वालों की। तो कभी भी अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया है तो आप इसी तरीके से करो, एक छोटी सी ट्रिक लगानी है, पैरों की संख्या को आधा करके सिर की संख्या उसमें से माइनस कर दो। बाकी इस तरह के क्वेश्चंस की अगर कंप्लीट वीडियो आपको देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, मैंने इसको पढ़ा रखा है और 4 डिफरेंट मेथड से इसको कैसे सॉल्व किया जाता है आसानी से वो मैंने सिखाया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि गौतम उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो आपको पता है ये डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है, तो इसको हम बना लेते हैं। सबसे पहली वही चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो डायरेक्शन जो बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है, ये आपको पता ही है, और इसके अकॉर्डिंग हमें किसको
गौतम को उत्तर दिशा में चलाना है, यानी कि गौतम को हम ऊपर की तरफ चलना शुरू करेंगे। तो यहाँ से सपोज स्टार्टिंग पॉइंट ये था और इससे ऊपर की तरफ गौतम ने चलना स्टार्ट किया, तो हम उसको ले गए कितने, 40 मीटर ले गए। ठीक है, 40 मीटर दूरी तय करने के बाद में वो कह रहे हैं कि वो बाईं ओर मुड़ जाता है और फिर 45 मीटर चलता है। अब यहाँ से लेफ्ट साइड मुड़ेगा तो इधर आ जाएगा, और यहाँ से उसने कितनी डिस्टेंस चली है, 45 मीटर चली है। फिर कहा इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। अब यहाँ से उसको नीचे आना है क्योंकि बाईं ओर मुड़ रहा है, और फिर वो कितना जा रहा है, 60 मीटर्स जा रहा है। तो देखो इसको ना आपको क्या ध्यान रखना है, इसको थोड़ा सा नीचे निकालेंगे हम, क्योंकि हमारे पास ये पता है कि ये 40 है। तो अगर ये 40 है तो यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज होगी ये इतनी, ये जो रास्ता है ये तो 40 हो जाएगा। और क्योंकि मुझे यहाँ से टोटल कितना रखना है, यहाँ तक 60, तो ये 40 और नीचे की साइड में यहाँ पर कितना आ गया, 20। तो ये वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये कितना होगा, 20 मीटर्स होगा। फिर ये कह रहे हैं इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। तो यहाँ से अब उसको इधर जाना होगा बाएं मुड़कर, और कितना जाना होगा, 60 मीटर्स। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 45। तो यहाँ से थोड़ी सी डिस्टेंस हमने यहाँ तक की कितनी मान ली इसकी, कि ये अगर 45 मीटर इधर चला है तो यहाँ पर 15 मीटर और रह गया होगा, और इस 15 मीटर में वो लास्ट में जाकर रुक जाता है। तो कह रहे हैं वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो आप जरा देखो कि यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु से यही वाली दूरी तो हमें निकालनी है, और इस दूरी को निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक डिस्टेंस हमें ये दे रखी है 20, तो यहाँ पर ये भी 20 होगी, ये 20 हो गई, और यहाँ से यहाँ तक ये 45 थी क्योंकि टोटल 60 है, तो नीचे यहाँ पर कितना है, 15 ये हो गया और 20 ये हो गया। अगर दोनों को मैं सॉल्व करूँ तो 20 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर और दोनों का स्क्वायर रूट, तो यहाँ से आ जाएगा 400 प्लस 15 का स्क्वायर 225 और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 625 का स्क्वायर रूट, यानी कि 25 मीटर जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, और बी ही इसका सही आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि 6 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। जब भी पंक्ति में स्टूडेंट्स बैठे हो ना, उनको पहले कभी मत बैठाओ, एक एक करके बैठाओ। तो यहाँ पर कहा गया है कि के जो है वो बी और आर के बीच में बैठा है, तो वी और आर के बीच में के बैठा है। एक तो ये इस तरह से बैठ सकता है और ये इस तरह से भी बैठ सकता है कि जो आर है वो इसके के लेफ्ट साइड में हो, यहाँ पर जो आर है वो के राइट साइड में है। फिर आगे कहा गया है कि वी जो है वो एम के बगल में बैठा है, तो वी अगर यहाँ पर बैठा हुआ है तो एम को मुझे इधर बैठाना पड़ेगा, ऐसे ही वी अगर इसमें यहाँ पर बैठा है तो एम को इधर बैठाना पड़ेगा, तभी वो उसके बगल में आएगा। और कहा है कि बी जो है वो एकदम बाएं छोर पर बैठा है, तो लेफ्ट छोर हो गया आपका बी, अब इसके इधर कोई नहीं बैठेगा। ऐसे ही यहाँ पर हो गया बी, अब इसके इधर कोई नहीं बैठेगा। फिर आगे कहा है कि क्यू जो है वो आर के बगल में बैठा है, तो आर तो यहाँ पर है, तो इसका मतलब क्यू को यहाँ बैठना पड़ेगा, और यहाँ आर आ रहा है बीच में, तो बीच में तो कोई स्पेस बचा ही नहीं, इसलिए ये वाला जो मैंने बनाया था ये गलत हो गया, और ये वाला जो अरेंजमेंट है ये सही हो गया। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है कि बताइए बी के पड़ोसी कौन कौन है, तो बी यहाँ पर बीच में बैठा है, इसके पास एम है और के है, तो इसलिए इसका सी आंसर जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा कि एम और के जो हैं वो वी के पड़ोसी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया है कि सभी खिड़कियां सुई हैं और कुछ वृक्ष खिड़कियां हैं। तो पूछा किसके बारे में गया है, वृक्ष और सुई में रिलेशन पूछा है। तो वृक्ष नीचे वाले स्टेटमेंट में है, सुई ऊपर वाले स्टेटमेंट में। क्या खिड़कियों से खिड़कियां कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, क्योंकि एक खिड़की के साथ में सभी वर्ड दिया हुआ है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से जो कंक्लूजन हमारा बनेगा वो बनेगा कुछ वृक्ष सुई हैं, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग कौन सा वाला सही है, देखो पहला वाला तो ऐसे ही लिखा हुआ है जो हमने अभी बनाया, इसका मतलब वो सही है, और दूसरे वाले में यहाँ पर लिखा है नेगेटिव। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन बन ही नहीं सकता, नहीं बन सकता, इसका मतलब दूसरा वाला गलत होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, केवल पहला निष्कर्ष निकलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 जो कि मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या पैटर्न दिया हुआ है, यहाँ पर इन दोनों का इंटू करना है तो 40 आ जाएगा, और उसकी 10 से इंटू कर देनी है तो 400 आ जाएगा, मतलब 5 × 8 × 10 ये हो जाएगा आपका 400। ऐसे ही दूसरे में क्या लॉजिक लग रहा है, 6 × 9 × 7, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो 378 आ जाएगा। तो चौथे में क्या होगा, 5 × 7 × क्वेश्चन मार्क, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 315,
तो यहाँ से मैं क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 315 को मुझे डिवाइड करना होगा 5 × 7 से, और फिर इसको हम कट कर सकते हैं। तो 7 4 जा 28 और 5 जा 35, 5 से ही कट जाएगा 9 टाइम्स, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा 9, जो कि ऑप्शन डी में दिया है और डी ही इसका सही आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि ये साइन चेंज करने हैं और नीचे जो इक्वेशन दी है उसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया आपका बोर्ड मास के रूल पर आधारित। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 36 उसके बाद में लिखा है इनटू का साइन। तो इनटू को कहा गया है कि इनटू की जगह तो आप माइनस लगा लो, तो यहाँ मैंने माइनस लिख दिया 12। फिर उसके बाद में प्लस है, तो प्लस के लिए बोला है कि भाई प्लस की जगह डिवाइड लगा लो, तो यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा लिया हमने 4। फिर उसके बाद में डिवाइड साइन दिया है, तो डिवाइड के लिए बोला है कि डिवाइड की जगह प्लस लगा लो, तो यहाँ पर +6 हो गया। और फिर दिया है प्लस, तो प्लस के लिए बोला था हमने डिवाइड का साइन, तो यहाँ से हमने डिवाइड साइन लगा लिया 2। और माइनस, माइनस के लिए बोला गया है कि माइनस की जगह इनटू लगा लो, तो यहाँ से हो गया आपका 3। अब ये जो इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को आप बोर्ड मास के रूल से सॉल्व कर दो। तो बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, पहले डिवाइड कर लो, डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ करेंगे। तो यहाँ देखो इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ, तो 4 से ये डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि 36 - 3। और फिर इसके बाद इस वाले 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स, और 3 की 3 से इंटू हो जाएगी, यानी कि 9, तो प्लस का 9 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लो, तो 33, और या तो आप दोनों को प्लस करके 3 माइनस कर दो, या फिर ऐसे ही इसको माइनस कर लो। 36 में से 3 माइनस हो गया तो 33, और प्लस यहाँ पर 9 दिया है, 9 इसमें प्लस हो जाएगा। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा इसका 42, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, और सी ही इसका सही आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का। इसमें क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले इसमें करना क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक सीरीज आपको गिवन होगी, और इसके आधार पर नीचे क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा। तो देखो यहाँ पहले क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन से बाएं अंत से छठे, यानी कि ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो यहाँ से 6 नंबर पर 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये जो परसेंटेज साइन है। और फिर बोला गया है कि दाएं अंत से 8वें, तो दाएं अंत से 8वां, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि O के ठीक बीच में कौन सा है। तो ठीक बीच में निकालने के लिए मुझे यहाँ के लेटर्स गिनने पड़ेंगे कि बीच में कितने आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल आ रहे हैं 13। तो 13 के लिए आप किसी भी एक साइड से 6 गिन लो। तो 1 2 3 4 5 6 इधर से छोड़ दिए, और 6 से ही दूसरी साइड से छोड़ देंगे। तो ठीक बीच में कौन सा लेटर आ जाएगा, ए, जो कि इसका सही आंसर होगा ए। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि उपरोक्त श्रृंखला में कितने संकेत ऐसे हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में एक अक्षर है। तो हमें आप संकेत सेलेक्ट करने, यानी कि जो कि सिंबल है। तो सिंबल कितने होंगे जिसके ठीक पहले और ठीक बाद में क्या हो कि एक अक्षर हो। तो देखो पहला पेयर ये वाला, देखो यहाँ पर ये बीच में सिंबल बना हुआ है, उसके ठीक पहले भी अक्षर है और बाद में भी अक्षर है, तो ये हो गया 1। फिर इसके बाद में दूसरा सिंबल देखो क्या है, परसेंटेज। तो परसेंटेज के पीछे तो लेटर है लेकिन बाद में नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। फिर उसके बाद में आगे बढ़े तो एक सिंबल ये दिख रहा है हमें, इस सिंबल के ठीक पीछे तो 1 है, तो ये वैसे ही नहीं लेंगे हम। इसके बाद एक और सिंबल ये स्टार दिख रहा है, तो इसके पेयर को आप बना लो। देखो बीच में सिंबल है, उसके ठीक पीछे भी लेटर है और बाद में भी लेटर है, तो इसको भी हम काउंट कर लेंगे। ऐसे ही देखो एक ये दिया हुआ है, बीच में सिंबल है, उसके ठीक पीछे और ठीक बाद में लेटर है। और ऐसे ही एक सबसे लास्ट में दिया हुआ है, ये बीच में सिंबल है और ठीक पीछे और ठीक बाद में क्या दिए हुए हैं, 2 लेटर्स, ठीक। तो ये 2 3 और ये 4, तो टोटल इसका आंसर जो हो जाएगा वो 4 है। यानी कि 4 ऐसे सिंबल्स हैं जिसके ठीक पहले और ठीक बाद में कोई अक्षर है। और इस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये, जो कि एज चैप्टर से लिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि एक परिवार में माता की आयु पुत्री की आयु से 2 गुनी है। तो आप ये कहो कि माता की आयु और पुत्री की आयु अगर हम बनाना चाहें तो पुत्री की आयु को अगर मैं x मान लेता हूँ तो माता की आयु 2x हो जाएगी। फिर कहा है कि पिता माता से 10 वर्ष बड़े हैं, तो यहाँ से पिता की आयु भी निकाल लो। पिता की आयु कितनी हो जाएगी, माता की आयु 2x थी, तो 2x में अगर मैं 10 और ऐड कर दूं तो पिता की आयु आ जाएगी। और भाई माता से 20 वर्ष छोटा है, तो भाई की एज कितनी हो जाएगी, माता की एज हमने मानी थी 2x और उसमें से 20 हमने माइनस कर दिया, तो यहाँ से हम भाई की एज निकाल लेंगे। और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है,
तो जो उसकी सिस्टर की आयु थी वो x थी, तो x में +5 जोड़ देंगे, वो भी इसी के बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो ये जो एक लास्ट वाली इक्वेशन मिली है इसे सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये 2x ऐसे ही, इस x को इधर साइड में ले आओ तो -x, और ये 5 20 उधर चला जाएगा तो +20, यानी कि x बराबर आ गया 25। x बराबर 25 जैसे ही आया हम माँ की एज निकाल सकते हैं, 2 × 25 यानी कि 50 ईयर्स आ गया। पुत्री की एज कितनी है 25 ही, तो ये 25 आ गई। और फिर पिता की एज कितनी है 25 का डबल 50 और +1 60 ईयर्स। और भाई की एज कितनी है 25 में 5 ऐड कर दो यानी कि वो 30 ईयर्स का हो गया। ठीक, हमसे पूछा किसके बारे में, पिता की आयु क्या होगी, तो पिता की आयु हमने निकाल ली 60 वर्ष, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इसे ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आसानी से बना सकते हैं। आई होप आपने सेट 2 में भी जो क्वेश्चंस हैं 15 के 15 वो मुझसे पहले सॉल्व किए होंगे। कितने क्वेश्चन आपके सही थे आप मुझे कमेंट करके बताइए। किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर से कमेंट करें। बाकी मिलते हैं कल इससे अगले सेट के साथ।